हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन का। इससे पहले हम लोगों ने इसका एक पार्ट देखा था जिसमें आपको बताया गया था कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस क्या है, इसका परिचय दिया गया था। तो बात यही आया था कि प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया में जितने भी सर्विसेज हैं वो सारे के सारे डिजिटलाइज्ड हैं। आप वन टच पे अपनी सारी सर्विसेज को पा जाते हैं। ऐसी ही बहुत सारी बातों का जिक्र लास्ट वीडियो में हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आप पहले फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिए, फिर आपको सेकंड पार्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग उसी ही क्रम में आगे चर्चा करने वाले हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखिए, बैंक के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपके पास कैश है, उसे आप घर पे रखते हो तो सिक्योर नहीं है। अगर आप वही पैसा बैंक में रखते हैं तो उसके अनेक फ़ायदे हैं। फ़ायदा जैसे वो सिक्योर होगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको लोन मिल सकता है और आपके कंट्री की इकोनॉमी भी उससे बेहतर होगी। तो अगर हमें बैंक की सर्विसेज लेनी है तो हमें बैंक से कैसे जुड़ना होगा या बैंक से रिलेटेड और भी बहुत सारी सूचनाएं हैं जो आज के वीडियो में आपको दिखेगी। तो देखिए, वी शैल लर्न वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट्स, माने बैंक से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग उनको आज सीखने वाले हैं। अकाउंट्स अकाउंट्स तो देखिए, अकाउंट्स में क्या होता है कि अगर हम किसी बैंक के सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो हमें उस बैंक में अपना खाता खुलाना होता है, अपना अकाउंट खुलाना होता है। तो एक तरह से हमारे और बैंक के बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हम आपके कस्टमर हैं, हम आपके क्लाइंट हैं और हम आपके बैंक के सुविधाओं का प्रयोग करना चाहते हैं। तो अकाउंट्स में मैंने लिखा है एन एग्रीमेंट विथ ए बैंक वेयर एन अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी और सेविंग्स एज नीडेड। तो अकाउंट्स का मतलब एक एग्रीमेंट होना बैंक से, जहां हम या जो पीपल है, क्लाइंट है, वो पैसे को जमा कर सके, पैसे को निकाल सके और उसकी जो नीड है सेविंग की वो उसको कर सके। तो इस वास्ते अकाउंट्स ओपन होता है। अब हमारे जो अकाउंट्स हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट होता है। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को। तो सपोज करिए आपका नाम महेश गुप्ता है, आप बैंक में अपने नाम से अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, तो आप बैंक में जो अकाउंट खुलाओगे महेश गुप्ता के नाम से, वो आपका एक पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। या मान लेते हैं कि कोई आप व्यवसाय कर रहे हो, जैसे गुप्ता एंड सन्स करके आपका कोई शॉप है, तो आप उसके लिए अकाउंट खोल रहे हो, तो आप गुप्ता एंड सन्स के नाम से अकाउंट खोलोगे, तो वो भी एक पर्सनल अकाउंट होगा। तो अकाउंट्स दैट रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म एज पर्सनल अकाउंट। उदाहरण में ऐसे नाम मैंने इंडिविजुअल के लिए यूज किया और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के नाम का यूज किया है। रियल अकाउंट, तो देखिए, द अकाउंट दैट रिप्रेजेंट टेंजेबल एसेट्स दैट इज विच कैन बी फिजिकली सेंस्ड इज टर्म्ड एज रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का मतलब ये हुआ कि हम ऐसा कोई अकाउंट ओपन करें जिसे हम फिजिकली पहचान पाएँ, उन्हें हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कैश अकाउंट हो गया, गुड्स का अकाउंट हो गया, स्टॉक का अकाउंट हो गया, तो ये रियल अकाउंट होगा। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये हुआ जैसे सैलरी अकाउंट हो गई, या कोई अकाउंट्स है जो एसेट से रिलेटेड है, या कुछ लॉस हो गया उससे रिलेटेड हो गया, तो नॉमिनल होता है। तो नॉर्मली हमारा जो बैंक होता है उसमें हम लोग पर्सनल अकाउंट को ओपन कराना पसंद करते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है सैलरी अकाउंट की, तो हम लोग सैलरी अकाउंट को भी ओपन कराते हैं, वो नॉमिनल में आ जाता है। वैसे किसी नाम से ओपन होगा, चाहे वो संस्थान का नाम हो, चाहे पीपल का नाम हो, तो वो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। अब बात आती है डिपॉजिट। तो देखिए, एक्युमुलेशन ऑफ मनी इन द बैंक इज टर्म एज डिपॉजिट्स, यानी अगर आप बैंक में पैसे डाल रहे हो तो इसे हम लोग डिपॉजिट्स बोलेंगे। हमारे पास दो प्रकार के डिपॉजिट होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट।
एक टाइम डिपॉजिट होता है और एक डिमांड डिपॉजिट होता है। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है कि हमने जो पैसा जमा किया है हम वो एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम पे उसको विड्रॉ करने का काम करते हैं, तो वो टाइम डिपॉजिट होता है। तो टाइम डिपॉजिट इज डिफाइंड एज मनी डिपॉजिटेड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, माने हम एक समय के लिए अपने डिपॉजिट को बैंक में रखते हैं, उससे पहले हम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा, हम उसी ही टाइम के पूरा होने पे पैसे को निकालेंगे। तो ये हमारा टाइम डिपॉजिट होता है। टाइम डिपॉजिट से रिलेटेड जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, ए बल्क अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड लाइक ए ईयर और 2 ईयर। तो सपोज करिए आपके पास कुछ अमाउंट है, आप चाहते हो कि हम उसे फिक्स्ड डिपॉजिट कर दें, तो आप उस अमाउंट को बैंक में ले जाओगे या आपके खाते में वो अकाउंट है तो खाते से वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाएगा, और एक टाइम होगा, कम से कम 6 महीने, साल भर, एक पीरियड बताना होगा। तो जब वो पीरियड कंप्लीट होगा तब हम उसका भुगतान कराएंगे। एक होता है री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट इज एक्युमुलेटेड क्वार्टरली एंड पेड ऑन मैच्योरिटी। इसका मतलब हुआ कि हमारा कोई अकाउंट है तो बैंक हमें क्वार्टरली उसका ब्याज देता है और वो ब्याज बैंक ही रख ले, और हमें जब एक टाइम पे मैच्योरिटी हो तो वो हमें दे दे। एक आरडी होता है जिसे रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिटेड एट रेगुलर इंटरवल लाइक ए मंथ और क्वार्टरली। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या हुआ कि मैंने 50,000 दे दिया, 2 साल के लिए जमा कर दिया। पर आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि ऐसे हर महीने हम पैसा डालेंगे, हर तीसरे महीने हम पैसा डालेंगे या हर ईयरली हम पैसा डालेंगे, तो उसे हम लोग आरडी बोलते हैं। वहीं डिमांड डिपॉजिट इज द स्कीम वेयर द कस्टमर कैन विड्रॉ मनी ऑन डिमांड विदाउट अर्लियर नोटिस टू द बैंक। माने हम जब चाहें हम अपने पैसे को आवश्यकता पड़ने पे विड्रॉ कर लें, तो उसे हम लोग डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत रखेंगे। डिमांड डिपॉजिट में और मे नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द कस्टमर, ये हमें कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा, इसके ऊपर हमें कोई बैंक ब्याज नहीं देगा। जैसे उदाहरण के रूप में हमारा करंट अकाउंट होता है, तो कोई अगर व्यवसायी है तो वो करंट अकाउंट ओपन कराता है, चूंकि उसकी नीड होती है कि वो बहुत बार पैसा निकालेगा, बहुत बार पैसा जमा करेगा, तो करंट अकाउंट पे आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो ये आपका होता है डिपॉजिट से रिलेटेड बातें। अब हम लोग बात करते हैं लोन। तो लोन का मतलब यही हुआ कि हमें आवश्यकता पड़ रहा है तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, और उस लोन के एवज में हमारा बैंक हमसे कुछ ब्याज चार्ज करेगा और वो रकम हमें एक साथ दे देगा, हम उसे अपने काम में यूज कर सकते हैं। तो लोन इज टर्म एज द फंड लेंट टू ए पर्सन ऑन हैविंग ए प्रॉमिस that he she will return the money within a certain period with interest। यानी कि जो लोन होता है इसको जो व्यक्ति लेगा बैंक से, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लेगा कि हम 1 साल के लिए चाहते हैं, हम 5 साल के लिए चाहते हैं, और उस टाइम के अंदर अपने लोन को उसे चुकता करना होगा और साथ साथ बैंक उसके ऊपर ब्याज भी लगाएगा। लोन फॉल्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। लोन जो है ये इतने कैटेगरी में आ सकते हैं, जैसे सिक्योर लोन। ये क्या है? इज ए लोन वेयर द ब्रोवर प्लेज एनी ऑफ हिज हर एसेट लाइक हाउस, लैंड, ज्वेलरी। यानी सिक्योर लोन में क्या होता है कि बैंक आपको लोन देगा मगर उतने रकम का आपके घर का पेपर रख लेगा, आपके जमीन का पेपर रख लेगा या उतनी ज्वेलरी ले लेगा और गारंटी के रूप में, और फिर आपको वो लोन देने का काम करेगा। ये सिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन ये क्या होगा? इज वेयर द बारोअर डज नॉट सबमिट एनी ऑफ द बिलोंगिंग एज सिक्योरिटी टू द बैंक। यानी यहाँ पे जो कस्टमर होगा वो बैंक को अपने तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं देगा, ऐसे कागज हो गया जमीन का, ज्वेलरी हो गया, ये अनसिक्योर लोन में आएगा। डिमांड लोन इज ए लोन वेयर ए पर्सन बारोज मनी ऑन डिमांड, इट डज नॉट फिक्स रिटर्न टाइप। माने यहाँ हम जब डिमांड करेंगे बैंक को तो वो हमें लोन देगा, हम उतने रकम को लाएंगे, हम पहले से लोन नहीं लेंगे। इसे सीसी बोलते हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा कराते हैं। एजुकेशनल लोन है, हम अगर कोई पढ़ाई करने आ रहे हैं और उसकी फीस काफ़ी भारी भरकम है तो उस स्थिति में हम लोग
ये एजुकेशनल लोन करा सकते हैं। पर्सनल लोन इज ए लोन दैट इज बारोड बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेस्ट फॉर मैरिज, वर्क टूर, अदर एक्सपेंसेस। माने अगर आपकी कोई शादी हो रही है या कहीं आप टूर पे आ रहे हैं तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। कमर्शियल लोन इज लेंड टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट पर्पज। मान लेते हैं आप कोई व्यवसाय कर रहे हो और उस व्यवसाय के इम्प्रूवमेंट पर्पज के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप कमर्शियल लोन लोगे। तो ये लोन है और लोन के वैरायटीज हैं। एक होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है? एन ओवरड्राफ्ट इज ए कलेक्शन दैट अकर्स व्हेन ए पर्सन अटेम्प्ट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम जीरो बैलेंस। यानी कि अगर आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं है उसके बावजूद भी आप अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो ओवरड्राफ्ट होगा। ये एक सिक्योर्ड होगा और एक अनसिक्योर्ड होगा। सिक्योर ओवरड्राफ्ट इज वेयर द कस्टमर प्लेजेस एनी ऑफ हिज हर एसेट्स टू बैंक एज सिक्योरिटी। माने यहाँ हमें कोई अपना एसेट्स बैंक को देना होगा और उसके एवज में हम जब चाहेंगे, हमारे खाते में पैसा नहीं है मगर तब भी हम रकम विड्रॉ कर सकते हैं। और अनसिक्योर में हमें ऐसा कोई पेपर नहीं देना होता है जैसे सिक्योर में बताया गया। तो ये एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। अब बात आता है कि अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन कराने गए हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो देखिए, एक शब्द होता है, आप सुनते होंगे, KYC। अगर आप बैंक में नए अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तब भी KYC होगा, और अगर आप बैंक के पुराने कस्टमर हैं तो आपका बीच बीच में भी KYC होता रहेगा। KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। तो नो योर कस्टमर इज ए प्रोसेस इन विच बैंक्स एक्वायर डिटेल अबाउट द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर। यानी आप अगर बैंक के कस्टमर बनने जा रहे हो या बने हुए हो तो बैंक आपके बारे में जानना चाहेगा। आपके आइडेंटिटी के लिए, आपके एड्रेस प्रूफ के लिए वो कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा। इट इज़ ए प्रैक्टिस एक्म्प्लाइज्ड बाई बैंक्स व्हेन यू ओपन एन अकाउंट विद द बैंक। माने अगर आप खाता जब बैंक में खोलेंगे तो उस स्थिति में KYC होगा। बैंक्स इन रेगुलर इंटरवल्स विल अपडेट देयर कस्टमर डिटेल। साथ साथ बैंक खाता खुल गया तो बीच बीच में भी साल में पे 6 महीने पे आपकी KYC कराएगा। द KYC प्रोसेस हेल्प टू मेक श्योर दैट द बैंक सर्विसेज आर नॉट मिसयूज। माने बैंक में जो खाता खुला है उसे आप किसी गलत काम में यूज नहीं कर रहे हो सकता है किसी का अकाउंट खुल गया और भगवान न करे उसकी डेथ हो गई तब भी वो अकाउंट है, तो KYC में ये चीज़ फाइंड आउट हुआ है कि वो पीपुल है कि नहीं, या गलत तरीके से खाता खुल के वो किसी गलत काम में यूज ना कर रहा हो। अब आपका कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? फोटो ID प्रूफ होगा, एड्रेस प्रूफ होगा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सारे बैंक्स का हेड होता है, इशूज ए सर्टेन नॉर्म्स टू बी फॉलोड वाइल ओपनिंग एन अकाउंट। माने RBI ने बहुत सारे नियम बना रखे हैं जब आप नया अकाउंट ओपन कराते हैं। वन ऑफ दैट इज KYC ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग वी शुड बी प्रोवाइडिंग ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। माने KYC के दौरान हमें एक ID प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ देना होता है। ID प्रूफ में हम अपना वोटर ID दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। ऐसे और भी ID हैं जिन्हें ID प्रूफ के रूप में देना होता है। एड्रेस प्रूफ में हम राशन कार्ड है, रेंटल एग्रीमेंट है, गैस का कनेक्शन है, टेलीफोन बिल है, वोटर ID है, आधार कार्ड है, इस तरीके की चीज़ों को एड्रेस प्रूफ में बैंक स्वीकारता है। तो ओवरऑल ये जो चीज़ें होती हैं, ये जब हम बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो ऐसे परिस्थिति में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर बैंक सर्विस आपको देना चाहता है तो किस किस माध्यम से दे सकता है। तो इसके पास दो माध्यम है, एक कह सकते हो ऑफलाइन, एक कह सकते हो ऑनलाइन। तो पहले चैनल में हम लोग ऑफलाइन के बारे में बात करेंगे, बैंक ब्रांच एंड ATM। तो आपने देखा होगा कि जितने भी बैंक्स होते हैं वो हर शहरों में अपने ब्रांचेस ओपन करते हैं, और अगर शहर बड़ा है तो एरिया वाइज कई ब्रांच अपना ओपन करते हैं। तो बैंक ब्रांच इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वेज ऑफ प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज। एवरी एरिया हैज़ वन और मोर बैंक ब्रांचेस। यानी जो बैंक ब्रांचेस है ये एक बहुत आसान और साधारण तरीका होता है बैंक के सुविधाओं को प्रयोग करने के लिए।
लगभग जितने भी क्षेत्र होंगे वहाँ पर आपको बैंक के ब्रांचेस मिलेंगे। डिपेंड करता है कि क्षेत्र कितना बड़ा है, उस हिसाब से उसके ब्रांचेस होते हैं। वी कैन गो to the branch physically and avail services like money deposit or withdraw, salary update, pension withdraw। तो अगर हमारा बैंक में अकाउंट है और बैंक के ब्रांचेस हैं तो हमें वहाँ फिजिकली जाना होगा। हम वहाँ पैसा डिपॉजिट करेंगे, पैसा निकालेंगे, सैलरी से रिलेटेड काम करेंगे या और भी जो वर्क है वो आप जाके फिजिकली कर सकते हैं। उसके साथ साथ बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था, इससे लोगों को काफ़ी टाइम वेट करके पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ का काम करना होता था। तो ऐसे परिस्थिति में भीड़ कम हो, कस्टमर को सुविधा देने के लिए बैंक ने एटीएम स्टार्ट किया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो आपने देखा होगा कि बैंक ओपन होने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वर्किंग भी टाइम होता है कि 2 बजे के बाद आप निकासी पैसे का नहीं कर पाएंगे या 4 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे, एक टाइम पे बैंक बंद हो जाएगा। पर बैंक के बगल में एक रूम होगा जिसे एटीएम बोलेंगे, या बीच बीच कमर्शियल एरियो में भी एटीएम मशीन लगाए जाते हैं जो 24/7 माने 24 घंटे ऑन होते हैं। और आप जब चाहें तो वहाँ अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं, साथ साथ पासबुक भी अपडेट कर सकते हैं। और अब तो डिपॉजिट करने वाले भी एटीएम मशीन आ रहे हैं। तो इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि बैंक में भीड़ अब कम हो रहा है। अगर आपको पैसा जमा भी करना है, आपको पैसा निकालना भी है या अपडेट करना है अपना पासबुक, तो आप बैंक के ब्रांच में आके एटीएम से भी कर सकते हैं। एक होता है बैंक मित्र विथ माइक्रो एटीएम। तो बैंक मित्र इज आल्सो कॉल्ड एज कस्टमर सर्विस पॉइंट, यानी इसको कस्टमर सर्विस पॉइंट के नाम से भी जाना जाएगा। मित्रा प्रोवाइड सर्विसेज लाइक अकाउंट ओपनिंग, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, फंड ट्रांसफर। यानी जो बैंक मित्र होंगे यहाँ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, कैश जमा कर सकते हो, कैश निकाल भी सकते हो, फंड का भी ट्रांसफर कर सकते हो। एक तरह से ये एक मिनी बैंक होता है और ज़्यादातर ये देहात के एरियो में माने रूरल एरिया में होता है। देखिए बैंक हर जगह अगर ब्रांच ओपन करेगा तो उसके बहुत एक्सपेंस आते हैं। भाई उसे एक बड़ा सा जगह चाहिए, उसका वो रेंट देगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, बहुत सारे कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट होगी, तब एक सेटअप बनेगा। पर मान लीजिए कोई रूरल एरिया है, वहाँ बैंक चाहता है कि हम अपना बैंक बनाएं, तो उसका बजट नहीं है, ना इतने पीपुल है कि बैंक बनाया जाए। तो वो क्या करेगा, किसी एक पीपुल्स को अपनी एजेंसी दे देगा, उसे अथराइज पर्सन बना देगा और वो एक छोटे से स्पेस में एज ए बैंक मित्र या माइक्रो एटीएम का इस्तेमाल करेगा। और वो एकदम से बैंक का रेगुलर कह सकते हैं कैंडिडेट्स होगा, उसके बीच में बैंक से टाई अप होगी। तो जैसे बैंक में आप काम कर रहे हैं वैसे सारी सुविधाएं आप बैंक मित्र के जरिए कर सकते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये हुआ ऐसा स्थान जहां आपने जो चीज़ें खरीदी हैं उनसे रिलेटेड आप भुगतान देने आते हो और भुगतान लेने वाला जो आपको सेल किया है उसका वो भुगतान लेता है। तो पॉइंट ऑफ सेल जैसे कोई शॉपिंग मॉल है तो वहाँ आप देखते होंगे हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो एक पेमेंट का काउंटर होता है, वहाँ कंप्यूटर लगा होता है, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वहाँ भुगतान देते हैं और वो आपको स्लिप देता है। तो ये भी एक माध्यम है कि हम अपने पैसे का भुगतान ले सकते हैं या कर सकते हैं अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से। अब जो दूसरा चैनल मैं आपको बताने आ रहा हूँ ये चैनल ऑनलाइन वाला होगा। तो अगर आप देखो तो प्रेजेंट टाइम में लोग बैंक के सारे काम अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप से कर ले रहे हैं, बैंक जाना ही नहीं है। तो उसके लिए पहला माध्यम इंटरनेट बैंकिंग मिलता है। तो अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आपको बैंक इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देता है। आपको वो एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड देगा और आप इंटरनेट के माध्यम से उनके वेबसाइट पे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को डालिए और आप अपने अकाउंट में ओपन हो जाएंगे। फिर वहाँ आप अपने अकाउंट्स का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं, आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी का पेमेंट जैसे बिजली बिल का पेमेंट है, डीटीएच का रिचार्ज है, या आप क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं तो उसका भुगतान करना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ तक चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हो या आप केवाईसी भी चाहते हो तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, लगभग हर बैंक इसको दे रहा है। उसके बाद अगर आपको पैसे फंड भेजने हैं या पाने हैं तो उसके लिए नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये एक माध्यम बैंक ने स्टार्ट किया
और ये पहला फंड ट्रांसफ़र का व्यवस्था रहा जो पेपरलेस था। माने आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी को फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें नेफ्ट का इस्तेमाल पहले हुआ। तो नेफ्ट इज़ ए नेशन वाइड फंड ट्रांसफ़र सिस्टम फॉर्मुलेटेड एंड मेंटेन्ड बाय आरबीआई, माने इसे आरबीआई के द्वारा स्थापित किया गया। इट हेल्प्स टू ट्रांसफर फंड बिटवीन कस्टमर ऑफ द बैंक अक्रॉस द कंट्री, माने इसके माध्यम से आप कहीं भी पूरे देश में अपने कस्टमर के बीच पैसे को भेजने का काम कर सकते हो। इसको शुरुआत किया गया था 2005 में। नेफ्ट फॉलोज बैच वाइज फंड ट्रांसफर, माने नेफ्ट जो होता है ये ऐसा नहीं कि आपने इसके माध्यम से पैसा भेजा तो तुरंत पहुंच जाएगा, ये बैच वाइज करता है। बैच वाइज का मतलब ये हुआ कि ऐसे 50 या 100 कस्टमरों ने नेफ्ट किया तो उनके जब इकट्ठे हो जाएंगे सारे नेफ्ट, देन उसके बाद ये होगा। और ये काम जो होगा ये सुबह 8 से शाम के 6:30 के बीच ही होगा। साथ साथ सेकंड और फोर्थ सैटरडे को ये काम नहीं करेगा क्योंकि बैंक बंद होता है, गवर्नमेंट हॉलीडे है। तो इसी का ही एक बेहतर रूप आया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्योंकि नेफ्ट में क्या होता था कि शीघ्र तुरंत पैसा नहीं जाता था, टाइम लगता, कभी आधे घंटे लग गए, कभी 1 घंटे लग गए। तो ऐसे स्थिति में आरटीजीएस आया, ये रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हुआ। ये नेफ्ट के तुलना में बैच प्रोसेसिंग ना करके इमीडिएट आपके पैसे को सेटलमेंट करने का काम करता है, रियल टाइम सेटलमेंट आपका करता है। और ग्रास ये रिफर करता है, इसके माध्यम से द मिनिमम अमाउंट टू बी ट्रांसफर आरटीजीएस 2 लाख, माने 2 लाख कम से कम अगर आपके पास है पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसी को तो आरटीजीएस यूज होता है, अन्यथा फिर नेफ्ट ही यूज होता है। तो ये आपका आरटीजीएस है। एक आया इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ये क्या है कि बैंक खुला हो या बंद हो इससे नहीं मतलब, ये 24 आवर काम करता है और इसमें पैसा तुरंत का तुरंत मूव होता है। इसको 2010 में स्टार्ट किया गया। अभी बहुत सारे बैंक, लगभग सारे बैंक जो हैं वो मोबाइल का ऐप भी आपको दे रहे हैं। आप मोबाइल अगर चला रहे हो, आपके पास स्मार्टफोन है तो आप अपने बैंक के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और आप उस ऐप के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अकाउंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी एलआईसी क्रेडिट बिल या बिजली बिल या मोबाइल बिल डीटीएच को रिचार्ज करना, भुगतान करना, कोई परचेज कर रहे हैं तो वो भी हम काम कर लेते हैं। तो अब आप 1 टच में भी बैंक को पा जाएंगे, अपने मोबाइल पे यूज कर लीजिए। साथ साथ आपके मोबाइल में कुछ वॉलेट्स भी मिलते हैं, जैसे डिजी लॉकर वगैरह आपका ऐप आता है, तो उसमें आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित कर सकते हैं। आपके सिक्योरिटी नंबर या की नंबर हैं तो उनको आप सुरक्षित कर लीजिए। तो ये सारे मोड हैं जो आपके डिजिटल सर्विसेज में आते हैं। अभी बहुत सारी बातें और बती हुई हैं जो मैं आपको तीसरे यानी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। जैसा आप सब लोग जानते हो कि आज धनतेरस है, दीपावली आने वाली है, कल दीपावली है, तो सभी स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को मेरे तरफ से दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज समाप्त कर रहा हूं। शीघ्र ही जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ